जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम पेपर जिस तरीके से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा सेम टू सेम दोस्तों उसी पैटर्न पे और सेम टू सेम दोस्तों इसी तरीके से आपका जो पेपर है आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाला। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रश्न इसमें से आपके एग्जाम में भी आ जाएं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाग तीसरा जो होता है दोस्तों आपके पेपर में वो होता है पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश जिसको बोलते हैं। कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। जो सही हो या सबसे उपयुक्त विकल्प है उसी को आपको यहाँ पे चूज करना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है जो दोस्तों पहला प्रश्न है ऐसे हमारे प्रैक्टिस सेट में और आपके पेपर में 61वां प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोल या केरल, जिसको गुजरात से केरल बोल सकते हैं आप, केरल जाने के लिए बैठता है। यह ट्रेन सूरत से शाम, ठीक है, 7:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे तक नागरकोल पहुंची। यह सूरत से नागरकोल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी जो है डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 2120। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, दोस्तों औसत चाल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दोस्तों दूरी तो दिया गया है और समय भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जब ट्रेन पे आदमी बैठता है तो कब बैठता है? 7:45 पे बैठता है और 1 दिसंबर को 11:45 पे वो पहुंच जाता है। तो पूरा समय दोस्तों अगर काउंट करेंगे यहाँ पे तो समय यहाँ पे आपको निकल के आएगा 40 घंटा। कितना आएगा? 40 घंटा समय निकल के आएगा। दूरी तो यहाँ पे दे रखा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों औसत चाल निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे रखेंगे फार्मूला तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या दे रखा है दोस्तों? 2120 किलोमीटर। वहीं पे आपका जो टाइम निकल के आया है वो है 40 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर बटे क्या हो गया? अगर इनकी यूनिट है तो किलोमीटर बटे हावर। तो यहाँ पे सब में आपको किलोमीटर बटे हावर दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 4 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12। तो कह सकते हैं कि 53 किलोमीटर प्रति हावर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न अक्सर मिल जाता है ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, और जिसमें आपका दूरी दिया रहता है और समय दोस्तों इस तरीके से आपको काउंट करना रहता है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब जो है दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्या है? वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी। अब इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और जब ये 12 साल की थी तभी से वे अपना अभ्यास जो है वो करने लगी थी। ठीक है, अब एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। क्या है? प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। रहने वाली कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। वहीं अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जड़ों का समूह है। ठीक है, तो जड़ों का समूह कौन सा है? तो आप जान लीजिए मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, शलजम क्या होते हैं? आदि मूसला जड़े होते हैं। जबकि हल्दी, आलू, अदरक और जमीकंद तनों का रूपांतरण होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि समूह जो है जड़ों का है। जड़ें कौन सी होती हैं? मूली,
हल्दी, शकरकंद। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों निम्नलिखित में दिया गया कौन सा जड़ों का समूह है? तो गाजर, चुकंदर, मूली क्या है? जड़ों का समूह है। जबकि यहाँ पे और जो चीजें दे रखी, जैसे आपका यहाँ पे हल्दी आ गया। हल्दी, हल्दी क्या होता है? हल्दी एक प्रकार का तनों का रूपांतरण होता है। वहीं पे देखिए सब ऑप्शन में आपको हल्दी देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पे अगर बात करें आलू का, तो आलू भी तनों का क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि जड़ों के समूह का है, तो जिसमें गाजर, चुकंदर और मूली शामिल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि रेगिस्तान ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तान ओके नामक जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है कि रेगिस्तान ओक जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि एक पौधा है जिसका नाम क्या है? नेपेंथीस, या इसको घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि नेपेंथीस जो एक पौधा है यह आपके कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये जो है दोस्तों पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाने वाला एक पौधा है दोस्तों। ठीक है, और पौधा है और इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है पत्तियों से ढका हुआ होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं दोस्तों, एक कह सकते हैं कि छोटे कीड़े मकोड़ों को तो फंसाता है, इसके अलावा चूहा हो गया, मेढक हो गया, इन सबको भी फंसाकर उनका शिकार कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मांस भक्षी पौधा भी कहा जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकलता है। आवाज नहीं दोस्तों, एक प्रकार की विशेष गंध निकलती है जिससे छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे की ओर आकर्षित होते हैं और उनको फंसा के उनका सेवन कर जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कथन ए और बी सही है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समूह तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस स्थान से समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगी के साथ, कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून का क्या किया था? विरोध किया था या नमक कानून को तोड़ दिया था। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार जो होता है सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सी बीमारी है जिसका उपचार जो होता है सिकोना की छाल से किया जाता है। तो मलेरिया, मलेरिया होता है दोस्तों। क्या होता है? मलेरिया। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कपकपी आती है और मलेरिया के उपचार के लिए सिकोना पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है और इसके छाल से मलेरिया की दवाई भी बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक है पूर्व 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक दक्षिण में है और 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं तो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिशा का ज्ञान इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिशा का डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको, तो सबसे पहले बताया गया है कि किसी डॉक्टर का घर जो है वो किस पे स्थित है, यक्ष पे। यहाँ कोई यक्ष बिंदु है जिस पे डॉक्टर का घर जो है स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है वाई पे स्थित है। अस्पताल जो है वो वाई बिंदु पर स्थित है। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। डॉक्टर सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करता है और सबसे पहले ए पे जाता है। और ये डॉक्टर सबसे पहले जाने के लिए कोई सड़क नहीं, डॉक्टर स्टार्ट करता है सबसे पहले ए पे जाता है जो यक्ष के ठीक 600 मीटर जो है पूरब की ओर स्थित है। यहाँ पे 600 मीटर डिस्टेंस है और ये क्या है, पूरब की ओर स्थित है। ठीक है, और अब आगे क्या है, अब आगे कह रहा है कि फिर वह बिंदु बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। ए के ठीक दक्षिण में जाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण में जाते हैं जो कि कितना है आपके। फिर वह बिंदु बी पे पहुंचता है। दोस्तों यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, बी है, और बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक दक्षिण में 450, यहाँ पे 450 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, जाते हैं। फिर वह सी पर जाते हैं। अब यहाँ से वो क्या करता है बंदा जो है, वो सी पर जाता है जो कि बी के ठीक पश्चिम में। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा जो कि क्या है, पश्चिम में है और इसकी डिस्टेंस दे रखा है 120 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे क्या करा है कि अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते, अंत में वह क्या करता है, अपने अस्पताल पहुँचता है जो कि सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, अस्पताल जाएगा। अस्पताल कहाँ है, वाई पे स्थित है जो कि सी से ठीक उत्तर में 90 मीटर है। अब यहाँ से दोस्तों इसकी जो डिस्टेंस दे रखा है क्या है, 90 मीटर है। अब यहाँ से आगे पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा बताना है। यहाँ पे अस्पताल हो गया। अब इसके सापेक्ष जो है डॉक्टर के घर की स्थिति बताना है। तो डॉक्टर का घर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो उत्तर कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, करा है कि चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो चिराओ नृत्य जो है वो कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि मिजोरम के लोग जो हैं वो चिराओ नृत्य करते हैं। और कब करते हैं, मिजोरम के लोग फसल पकने पर गांव में त्यौहार मनाते हैं और सब लोग साथ में खाना भी खाते हैं और मजे करते हैं और साथ में चिराओ नृत्य भी करते हैं। अगला प्रश्न है, करा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के तटवर्ती राज्य के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गणितात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने,
वह समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का यह वह उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को उनके परिवेश के वास्तविक परिस्थितियों के अनुभव दिए जाएं, ताकि वे उनसे जुड़े, उनके प्रति जागरूक हों और उनके महत्व को समझें। प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने, न कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञानात्मक कौशलों को विकास करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में दोस्तों पूछा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो कि संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में क्या है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में 3 से 5 के लिए, ठीक है, 3 से 5 के लिए यहाँ पे विषय क्षेत्र जो संकल्पित करता है कि, ठीक है, क्या संकल्पित करता है यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक द्वारा यहाँ पे संकल्पित करता है जी नमस्कार, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे दोस्तों। चलिए, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकल्पित करता है कि विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की अवधारणा मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को क्या करता है, संकल्पित करता है, संकलित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। वही 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही क्या है। बता दें आपको कि 1 और 2 में पर्यावरण के लिए कोई अलग से बुक या किताब नहीं होती, तो वहाँ पे भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण जो अध्ययन है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पूछा रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षक केंद्रित है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में क्या किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। इसका मतलब पर्यावरण अध्ययन क्या है, एक बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब इसको देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से सुझावित प्रकरणों में से क्या है, उप प्रकरण है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में मुख्यतः कितने होते हैं प्रकरण,
6 होते हैं और 6 में से जो परिवार मित्र होता है उसमें 4 प्रकार के उप प्रकरण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें जो करते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जान लीजिए कि जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरण का उप प्रकरण है। यहाँ पे जो जानवर दिया गया है क्या है, एक उप प्रकरण है। जबकि परिवार और मित्र, भोजन, हम चीजें जो करते हैं बनाते हैं, या जल हुआ, यात्रा हुआ, रहने का स्थान हुआ, ये सभी क्या होते हैं, आपके प्रकरण होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछित गतिविधि है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करता है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित रहना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अवांछित गतिविधियां क्या हैं। ठीक है, तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबंधित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। वह आवश्यक समझा गया है कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, सांस्कृतिक रहन सहन आदि सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट जवाब है दोस्तों कि वांछित गतिविधि क्या है इसका, तो वांछित गतिविधि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को क्या करना, संबोधित करना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे बता दें आपको कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे परिवार के सदस्य का, समुदाय के लोगों का, समाचार एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि का। इससे यह स्पष्ट हो जा सकता है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तकें ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। एनसीएफ कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा पर विशेष बल नहीं देती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन है बच्चों के ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है। बच्चों के द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना, बच्चों के समुदाय का सदस्य होना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा पर एनसीएफ जो है दोस्तों उस पर बल नहीं देता है। ठीक है, एनसीएफ जो है 2005 करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियों, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में प्रभावशाली तरीके से जोड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों वो ये है कि वृत्तांत और कहानियाँ जो होती हैं वो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारक होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा इसका राइट जवाब। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में वृत्तांत एवं किस्से कहानियों के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों में कुछ बातों के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वृत्तांत और कहानियां जो हैं पर्यावरण सिखाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों कि ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना जरूरी होता है। जब बच्चे किसी चीज़ में कार्य में सृजनात्मक रूप से भाग लेंगे तो उनका जो है
उनका क्रियात्मक और उनका बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना बहुत जरूरी होता है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में दिए गए क्रियाकलाप जो होते हैं, जैसे जानवरों का अवलोकन करना और चित्र बनाना द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए उनको बाहरी परिवेश बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्राकृतिक भ्रमण आदि के अनुभवों को जोड़ने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, बी और सी तीनों ही क्या होंगे, राइट होंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना और कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल देता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं आप जान लीजिए कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल देता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत बेहतर बनाता है। बच्चा जितना सामाजिक अंतःक्रिया करेगा उसकी हर चीज का विकास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने से क्या होते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। क्या होते हैं, आनंदित महसूस होते हैं। जब बच्चों की रचनात्मक प्रशंसा की जाती है तो वे बहुत खुश होते हैं और उनके प्रति क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। अतः इनकी प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा न जाए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब आप जान लीजिए कि बी और सी होगा। क्या होगा, बी और सी। तो बी और कथन सी जो दिया है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, समूह में सीखना कक्षा सामाजिक अंतःक्रिया को क्या करता है, बेहतर बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो यहाँ पे निम्नलिखित क्या पर्यावरण अध्ययन सीखने का जो सबसे प्रभावशाली तरीका है वो क्या है। तो आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है, परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के लोग एवं समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें भी पर्यावरण सीखने के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है, अब बहुत समय पहले यदि जानकारी इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें बच्चों के अभिभावक और समाज का विद्यालय से जुड़ा होगा, साथ ही साथ उनका योगदान भी बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावशाली संसाधन क्या है, परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, वही समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें भी हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कराए के निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुकरण होता है, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसका अनुसरण होता है, ठीक है, किस सिद्धांत का। तो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। किसका, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों भाई, प्राथमिक स्तर पर यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय होती है। इस विधि में शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो विद्यार्थियों को जानना बेहद जरूरी होता है उसे बताया जाता है, फिर पाठ का आरंभ किया जाता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान जो है इसमें प्रदान किया जाता है। ज्ञान से अज्ञात की ओर शिक्षण के सूत्र को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करने से शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की रुचि पाठ में बनी रहती है, जिससे वे अधिक से अधिक क्या करते हैं, सीख पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्या है, साधन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है नहीं, यहाँ कह रहा है कि कौन सा साधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि पोर्टफोलियो,
क्रम निर्धारित मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें से जो भी बच्चों के क्रियाकलाप का आकलन करने के लिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वार्षिक प्रशिक्षण उपलब्धि जो है ये सीखने का, या कह सकते हैं सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण स्कूल में से विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का प्रशिक्षण करती है। इस प्रशिक्षण में से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि एक वर्ष में विद्यार्थी ने कितना उन्नति की, कितना सीखा, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, करा के निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। आकलन के संकेतों का उपयोग करना। बच्चे के सीखने का गुणात्मक आकलन करना। निम्नलिखित में से किसको जो है पर्यावरण अध्ययन बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए। तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत, बच्चों के जो उत्तर दिए हैं उसको सही या गलत में आंकना, इससे दूर रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन करते समय बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके उत्तरों में आई त्रुटियों या कमियों को पहचान कर उसमें उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करना चाहिए। और उसमें दोस्तों मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों के जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। ठीक है, बल्कि उसके उत्तरों और को सही या गलत में आंकना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप संचालित करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए भी कहती है कि आप कुछ दाने डालिए, फिर उससे कहती है कि चींटियों के आने का इंतजार करिए। ठीक है, बच्चों के क्रियाकलापों का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलापों का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलापों से संबंधित प्रश्नों को घर पर करने को प्रेरित करती है। तो बच्चों को क्रियाकलापों का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इन सूची में निम्नलिखित में कौन सा दूसरे से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ। तो इसमें सबसे भिन्न कौन सा है? कौवा है। कौवा जो है दोस्तों सबसे क्या है, भिन्न है। जबकि मछली, घड़ियाल, कछुआ जो है कछुआ, मछली बाकी सब क्या है, जलीय जीव हैं और पानी में रहते हैं। जबकि कौवा जो है दोस्तों, कौवा आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है। देखिए जैसे मछली हुआ, घड़ियाल हुआ, कछुआ क्या है, सभी क्या है, ये जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले जीव हैं। ठीक, जबकि आपका कौवा क्या है, कौवा एक आसमान में उड़ने वाला पक्षी है। चलिए यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न दिया गया है, इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि यहाँ पे कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2, इसमें से आपको मिलान करना है कि 1 और 2 में कौन सा मिलान जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे शहर या राज्य का नाम दिया गया है और वहाँ पे दिया गया है कॉलम सेकंड में कि पसंद किए जाने वाला भोजन। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि हांगकांग में कौन सा भोजन पसंद है। देखिए हांगकांग के लोग जो हैं क्या खाना पसंद करते हैं, वो एक पकाया हुआ साफ खाना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या खाना पसंद करते हैं, पकाया हुआ साफ हांगकांग के लोग पसंद करते हैं। वहीं अगर केरल की बात की जाए तो केरल के लोग जो हैं किसी भी करी में, जैसे केरल के लोग जो हैं किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोया खाया पसंद करते हैं। वहीं कश्मीर के लोग जो हैं कश्मीर के सरसों के तेल में, कश्मीर के जो लोग हैं सरसों के तेल में पकी हुई या बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। और गोवा के लोग जो हैं गोवा के नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैच हो गया। तो आपको बताना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। ए का 5वां है, ए का 5वां, बी का पहला। ठीक,
तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? पकाया हुआ सांप। केरल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपेकोया। और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली। और वहीं गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौआ, सरसंत गौरी या मैना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। तो पक्षियों के उड़ने चलने और गर्दन घूमने के तरीके का अलग अलग होते हैं। जितने पक्षी होते हैं सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है। वहीं उल्लू की बात करें तो उल्लू अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा लेता है। ठीक है, तो झटके से आगे पीछे करने वाला जो है वो कौन सा है? मैना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे कुछ घरों की विशेषताओं के बारे में दिया गया है। पूछ रहा है कि कौन से यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है। तो कह रहा है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाया जाता है। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो बता दें आपको कि जो राजस्थान के गांव में लोग रहते हैं वो अपने घरों को मिट्टी से घर बनाते हैं और जिनकी छतें क्या होती हैं? कटीली झाड़ियों की होती हैं। बिल्कुल सही है, राजस्थान घरों की विशेषता है। और वहीं अगर बात करें तो क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी गोबर से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और ताकि इससे कीड़े मकोड़े क्या है दूर रहें। वहीं अगर हम यहाँ बात करें कि लेह के मकान 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के लेह में पत्थरों को काट कर 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। ऊपर की मंजिलों में खुद रहते हैं और नीचे की मंजिलों में ज़रूरत के सामान रखे जाते हैं। और वहीं असम की बात करें तो असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर घर से 12 फुट की ऊंचाई पर मौजूद बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लेह के जो घर होते हैं 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। और इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए और सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों हाथियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा सकता है। गलत है, मात्र 100 किलो से अधिक जो है पत्तियां झाड़ियां जो है वो खा सकता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे शरीर को क्या करते हैं? ठंडक मिलता है। बिल्कुल सही। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग मादा हाथी सब कुछ फैसले लेती है। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सी डी और ए सी डी जो कथन है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज के दोस्तों इतना ही।